वालेकुम। आपका दोस्त नबील आज हाजिर है और आज मैंने अपने एक और दोस्त मुर्तज़ा अली ख़ान को दावत दी है। और मुर्तज़ा जो है नॉर्वे में काफ़ी अर्से से मुकीम है। पाकिस्तान से पहले वो निकले अबू धाबी गए, अबू धाबी से फिर वो नॉर्वे चले गए और माशाल्लाह से अब उनको नॉर्वे की पासपोर्ट भी मिल गया। तो आज हम उनकी जर्नी डिस्कस करेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के या बिज़नेस के हवाले से पाकिस्तानियों के वहाँ मैसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह शॉर्टली जो है मुर्तज़ा हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो जैसे वो ज्वाइन करते हैं तो हम अपना सेशन रिज्यूम करते हैं। मुर्तज़ा क्या हाल है? ठीक ठाक, हेलो, शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, हम लाइव हैं अपनी ऑडियंस के साथ आज और एक सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। मैंने ब्रीफली शायद बताया भी था, जिसके अंदर मैं अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ एक एक करके, जो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। पहले मेरा फोकस उन दोस्तों पर है जो कि मुल्क से बाहर मुकीम हुए और कुछ लोगों ने डुअल पासपोर्ट हासिल कर लिए हैं। कोई यूएस, पहले लास्ट सेशन मेरा मारिज के साथ हुआ, लास्ट वीक हानी के साथ शेड्यूल था जो रिस्केड्यूल कर दिया और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हसनैन के साथ करो। इस तरह सब कोई आयरलैंड में है, कोई यूएस में है, कोई कनाडा में है, जैसे तुम नॉर्वे के अंदर हो। तो अब ये सेशंस हैं जिसके अंदर जो भी एक्सपीरियंस रहा, जो भी पाकिस्तान से निकलने के बाद कैसे वहां तक पहुंचे, पहले तुम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सपीरियंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, जाहिर सी बात है कि नॉन इस्लामिक सोसाइटी है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर, और उसके अलावा कैसे कोप अप करना है और कैसे लोग अपने बिजनेस और जॉब के सिलसिले में वहां से वहां आ सकते हैं। लाइव सेशन का मकसद ये है कि जो भी हमारी डिस्कशन हो वो जाहिर सी बातें रहती है, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर वो जो भी देखना चाहे बाद में भी देख सकता है। और बाद में भी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो उसको भी हमें फिर एड्रेस करना होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो मुर्तज़ा प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं तो जानता हूँ लेकिन अक्सर लोग आपको नहीं जानते। श्योर। अच्छा, हमने करना उर्दू में ही है, राइट? हाँ, बिल्कुल बाइलिंगुअल रखें, उर्दू में रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन जाहिर बात है मेन ऑडियंस हमारी पाकिस्तान की है। ओके, मेन ऑडियंस पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है। So basically I am currently working as the international financial controller for a technology company which is basically making video conferencing devices partially owned by Zoom. So currently I have a remote role, but I'm still working from Norway, but looking maybe soon to moving towards the Middle East. Giving you my background, I would start with my CA. तो CA मैंने जो है वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान से स्टार्ट किया था। तबानीज और SBS जो हैं फाउंडेशन और इंटरमीडिएट लेवल, और फिर ऑफ कोर्स फाइनल्स जो थे वो AF फर्गसन के साथ आर्टिकलशिप की थी। 2010 का जो विंटर अटेम्प्ट था उसमें मैंने क्वालिफाई किया था। तो अराउंड फर्गसन में 4 इयर्स आर्टिकलशिप की। फिर फर्गसन के बाद मैं मूव हो गया था अबू धाबी, हैलिबर्टन बेसिकली ऑयल एंड गैस सर्विसेज कंपनी है, लिस्टेड यूएस में है। तो उनका जो यूएई का बिजनेस था वो हेडक्वार्टर उनका अबू धाबी में था। वो बेसिकली पाकिस्तान, यमन और ओमान को भी अबू धाबी से ही कंट्रोल करते थे और हमारे ब्रांच ऑफिसेज थे इन कंट्रीज में। तो वहाँ मैंने एज अ सीनियर अकाउंटेंट फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में डिपार्टमेंट में उनके ज्वाइन किया था। वहाँ मैंने अराउंड 2 इयर्स काम किया। फिर उन्होंने मुझे 1 ईयर असाइनमेंट पे नॉर्वे भेज दिया था। बेसिकली वहाँ मैं एज अ कंट्रोलर गया था फॉर स्पेरी ड्रिलिंग सर्विसेज, दैट वाज जस्ट काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ हैलिबर्टन, अ प्रोडक्ट लाइन। तो वहाँ 1 साल की असाइनमेंट थी। उसमें बेसिकली I was working with the country manager for Sperry Drilling Services product line in Halliburton. तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और उसमें नॉर्वे में मैंने 1 साल जो वर्क किया उसमें there were a few things that I noticed. The best thing was work-life balance. वो जो था वो कंपेयर टू पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स ही, लेकिन इवन कंपेयर टू अबू धाबी इट वाज मच बेटर नॉर्वे में। तो एक तो ये चीज़ थी जो मैंने नोटिस की। और
उसके अलावा जो सैलरी थी वो कंपेयर टू मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान ऑफ कोर्स काफ़ी बेहतर थी। उस वक्त जो था वो नॉर्वेजियन क्रोना भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अराउंड 6 क्रोनास टू $1 होता था। तो यहाँ सैलरीज काफ़ी ज़बरदस्त थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई थी, लेकिन क्योंकि मैं एक्सपेट पैकेज पे गया था तो टैक्सेस और एवरीथिंग मेरी कवर्ड थी, तो हाउसिंग एंड कार एवरीथिंग, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ऑफ कोर्स 1 ईयर मैंने यहाँ लगाया, फिर 1 ईयर के बाद जब असाइनमेंट खत्म हो गई तो ऑफ कोर्स मुझे बैक टू अबू धाबी जाना पड़ा, जो मैं चला गया, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस की वजह से आई हैड टू लीव अबू धाबी। We will not go into the detail in this call. So basically, I had to leave Abu Dhabi and go back to Pakistan. That was so we are talking about 2013, end of 2013, जब मैं नॉर्वे गया, और 2014 के ऑटम में मैं वापस अबू धाबी चला गया, और 2014 के एंड में मुझे अबू धाबी छोड़ना पड़ा और मैं वापस पाकिस्तान आ गया। तो वन थिंग दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज कि जब मैं हैलिबर्टन में काम कर रहा था तो मैंने अपना जो सीपीए था यूएस से वो भी कर लिया, क्योंकि वो अबू धाबी में उसके एग्जाम्स हो रहे थे। तो उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर अपना नया बनाया था अबू धाबी में, तो वहाँ मैंने जो है वो सीपीए अपना कर लिया कोलोराडो बोर्ड से। तो क्योंकि हैलिबर्टन यूएस कंपनी थी तो उन्होंने बेसिकली एक तो इनकरेज भी किया, और जो सारी फीस थी, बुक्स थी, वो भी सारी उन्होंने कवर की। तो दैट वाज वन थिंग व्हिच रियली हेल्प्ड मी आफ्टरवर्ड्स। तो इन फैक्ट अगर किसी को, क्योंकि आपकी मुझे क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं सीपीए के बारे में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि वहाँ 52 स्टेट्स हैं और हर एक की रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। और जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं भी काफ़ी कंफ्यूज था, इधर से उधर जो बता रहा था मैं उस मतलब मैंने कुछ ऐसी गलतियाँ की जो अगर आपके पास सही गाइडेंस होती तो वो आप ना करते। तो इवेंचुअली मैंने ऑल दो एग्जाम्स कोलोराडो बोर्ड से लिए, लेकिन उन्होंने अपने रूल्स को चेंज कर दिए। जब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो वो उन्होंने पाकिस्तानी सीए को उन्होंने कहा कि हम इसको एजुकेशन नहीं मानते, इसको हम ट्रेनिंग मानते हैं। तो इस वजह से उन्होंने मुझे लाइसेंस फिर नहीं दिया, फिर मुझे ओरेगॉन बोर्ड ने लाइसेंस दे दिया था। तो अभी फिलहाल मैं ओरेगॉन बोर्ड से लाइसेंस दूँ, और फिर ऑफ कोर्स आप किसी भी बोर्ड से लाइसेंस हो तो आप यूएस में जो है वो मतलब चेंज हो जाता है लाइसेंस, उसमें इतना मसला नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइसेंस लेना इज अ बिट टफ कंपेयर्ड टू क्लियरिंग द एग्जाम्स। टेकिंग द लाइसेंस इज टफर, लेकिन अगर किसी को गाइडेंस चाहिए हो तो आई एम स्टिल have some know-how on the rules, although the rules have changed in the last 6-7 years, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आपको कहाँ किस बोर्ड को अप्रोच करना चाहिए और किस तरह अपनी एवेल्युएशन करानी है और किस तरह लाइसेंस के लिए आपको क्या रूट लेना है। अच्छा, सो कमिंग बैक टू द जर्नी, सो आई एम टॉकिंग अबाउट एंड ऑफ 2014, जब मुझे अबू धाबी से वापस पाकिस्तान आना पड़ा। तो फिर उसके बाद जो है वो मुझे हैलिबर्टन ने ऑफर की कि आप इराक चले जाएं, जो ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड इन, बिकॉज ऑफ एट दैट पॉइंट इन टाइम वहाँ आईसिस वाइसिस पे काफ़ी इशू चल रहा था। तो वो मैंने उनको मना कर दिया, एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम मैं अप्लाई कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज में। तो मुझे यूके से ईवाई से ऑफर आई और एक केपीएमजी नॉर्वे से ऑफर आई। तो सिंस मैंने केपीएमजी में नॉर्वे में 1 साल में लगा चुका था, तो मेरे पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस भी था, यहाँ को लोगों को भी मैं जानता था, तो इस वजह से मैंने फिर ऑप्ट किया नॉर्वे के लिए। और नॉर्वे में बेसिकली आई बीन बेस्ड इन स्टेवेंगर, दैट्स द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप आई वुड से, क्योंकि यहाँ आपकी सारी ऑफशोर इंडस्ट्री बेस्ड है। और बेसिकली नॉर्वे जो है वो अपनी इसी जो ये सिटी है, यहीं से सारी ऑफशोर एक्टिविटीज जो हैं वो मेनली एग्जीक्यूट होती हैं। यहीं सारी आपकी जो
शेल एंड कॉनोकोफिलिप्स और एक्सॉन और सारी हैलिबर्टन श्लम्बर्जे जो सर्विस इंडस्ट्री है वो सारी बेस्ड स्टेवेंगर में ही है। तो मैं भी यहाँ, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। तो मैं केपीएमजी में आया अराउंड 2015, अर्ली 2015 में। केपीएमजी में मैं ज़्यादातर जो ऑडिट कर रहा था वो ऑयल कंपनीज और शिपिंग जो इंडस्ट्री थी उसका कर रहा था। अच्छा, और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि उन्होंने जो मुझे हायर किया उसमें एक तो उन्होंने ऑफ कोर्स पीडब्ल्यूसी का एक्सपीरियंस देखा कि वो 4 साल का है। सेकेंडली उन्होंने सीपीए देखा क्योंकि उनके पास यूएस लिस्टेड कंपनीज थी काफ़ी। तो दैट वाज द अदर थिंग। और फिर ऑफ कोर्स उन्होंने ये चीज़ भी देखी कि मैं 1 साल की असाइनमेंट यहाँ कर चुका था, तो यहाँ एक जो है वो basically when they hire you they always need 2 references locally. That's how they hire people in Norway. तो generally अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है लोकली तो यहाँ हायरिंग थोड़ी ज़रा वो मुश्किल से ही करते हैं आपको। तो ये ज़रा मुझे एक बेनिफिट था कि मैं क्योंकि यहाँ 1 साल काम कर चुका था और हैलिबर्टन में मैं लोगों को जानता था, तो उन्होंने मुझे जो है वो अच्छा रेफरेंस दिया। तो एनीवे, तो 4 साल मैंने केपीएमजी में गुजारे। अराउंड 2019 में मैंने केपीएमजी से रिजाइन करके तो एक्सप्रो ग्रुप ज्वाइन किया, जो बेसिकली इज नाउ लिस्टेड इन द यूएस, लेकिन उस वक्त जो थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी यूके में जिनका बिजनेस था नॉर्वे में भी। तो उनको मैंने एज अकाउंटिंग मैनेजर ज्वाइन किया। देन मैं वहीं मेरी प्रमोशन हो गई फाइनेंस मैनेजर। तो बेसिकली मैं जो है वो नॉर्वे के जितने भी हमारे ऑफिस थे दूसरी सिटीज में तो वो भी देखता था। तो उसमें मैंने अराउंड 3 इयर्स काम किया, 4 इयर्स काम किया इनफैक्ट। 3 इयर्स एज फाइनेंस मैनेजर, बिफोर दैट 1 ईयर एज अकाउंटिंग मैनेजर। और उसमें फिर हमने जो है वो कंपनी को लिस्ट भी कराया यूएस में, और सॉक्स कंप्लायंस और वो सारी चीजें जो थी वो भी हमने इम्प्लीमेंट करी। तो एक्सप्रो ग्रुप जो है वो बेसिकली मैंने छोड़ा है अराउंड 3-4 मंथ्स अगो। और अब मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी ज्वाइन की है, दैट्स कॉल्ड नीट फ्रेम। तो ये जो हैं ये अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसेस बेसिकली सप्लाई करते हैं दुनिया भर में। मेन इनका बिजनेस 60% यूएस में और 40% इंटरनेशनल है। तो मैं बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस को लुक आफ्टर करता हूँ, जो बेसिकली आई एम द इंटरनेशनल कंट्रोलर फॉर इनका जो बिजनेस है मेनली यूके में है और नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और मिडिल ईस्ट में भी है। बट स्टिल अ स्मॉल कंपनी, 2019 में ही बनी है। जूम की इसमें ओनरशिप है। बेसिकली इनकी डिवाइसेस जो हैं वो कंपैटिबल हैं जूम के साथ और अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ भी। तो ये बेसिकली ज़्यादातर तो कॉर्पोरेट जो मीटिंग रूम्स होते हैं वहाँ इनकी डिवाइसेस होती हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ पर्सनल डिवाइसेस भी ये बना रहे हैं, लेकिन मेनली जो हैं ये कॉर्पोरेट साइड पे मोर सक्सेसफुल हैं। बेसिकली सिमिलर टू सिस्को डिवाइसेस, ये उनके कंपेटिटर्स हैं बेसिकली। तो आई हैव बीन वर्किंग in this company now for around 3 to 4 months in a remote role, और आगे जो है वो looking forward to basically I've been here for 10 years, तो अब मैं सोच रहा हूँ मूव करने का, मे बी to the Middle East, we'll see how it goes, but next year maybe. So that has been my journey of around 16 years basically in the as far as my professional career is concerned. I think this is the right time to move Middle East, especially Saudi Arabia, जिस लेवल की हायरिंग चल रही है और खास तौर पे यूरोपियन साइड से, तो मेरा ख्याल दिस इज द राइट टाइम। And having the experience of technology company plus oil and gas, I think this is the right time. जॉब तो मैं यही कंटिन्यू करूंगा। बेसिकली प्लान ये है कि मैं रिमोटली बैठ के कहीं भी जो है ये जॉब कर सकता हूँ। तो इट्स बेटर कि यहाँ टैक्स जो है मैं अराउंड 35% टैक्स देता हूँ। तो इट्स बेटर कि मेरी टैक्स फ्री इनकम हो, क्योंकि रोल तो है ही रिमोट, तो कहीं भी बैठ के किया जा सकता है। तो हायरिंग अभी तो मैं सच नहीं देखा कि
इतनी जो है हायरिंग साइड पे मैं इतना फोकस नहीं कर रहा, मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कि जहाँ भी इजीली सेटल हो जा सके बेसिकली। हाँ, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस किया था, और मेरे ख्याल से सऊदीया भी इस तरह के ऑप्शंस पे ला रहा है। उसने फ्री जोन्स भी ले आया है और कुछ प्रॉपर्टी के राइट्स भी दे रहा है कि एक प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं। और एक डिसेंट अपार्टमेंट अराउंड 1 मिलियन रियाल का आपको मिल जाता है। मतलब डिसेंट अपार्टमेंट मतलब 3 to 4 रूम्स का बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल जाता है। ये $300,000 का आपको 3 to 4 बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। 300 नहीं, 1 मिलियन रियाल बोल रहा हूँ मैं। 1 मिलियन रियाल में मिल रहा है आपको, विच इज $300,000। तो वो आपको मिल जाता है। और उसके अलावा अगर आप यही चीज बहरीन में लेते हैं तो बहरीन आपको रेजिडेंस भी अलाउ कर देता है वो सर्टेन पीरियड। उसका भी कुछ उनकी 500K से ऊपर रिक्वायरमेंट है जहाँ तक मैंने सुना है। हाँ, उसकी USD 500,000 USD। हाँ, USD का सुना है मैंने। हाँ, नहीं, लेकिन यू डोंट नीड वन प्रॉपर्टी, राइट? आप 2 प्रॉपर्टी लें, एक में रहें, दूसरी किराए पे ले लें। और वहाँ फर्निश प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है बहरीन में। सऊदीया में वो भी कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मैच्योर नहीं है, ऑप्शन है लेकिन इतना ट्रेंड नहीं है। लेकिन बहरीन में आपको फर्निश प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मिलता है। वहाँ आपको फर्निश प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो वो आप बस जाएं और रहना शुरू करते हैं। ऐसा सीन है, और जब एग्जिट लेना भी बड़ा आसान होता है आपको। अच्छा, चलो ग्रेट यार। अच्छा, इसके अंदर सीपीए का अभी डिस्कशन किया, तो अभी ओवरऑल क्या गाइड, मतलब किस स्टेट में करना चाहिए, क्या ओवरऑल अगर कोई 2-3 बातें ऐसी जो कि अगर कोई आईकैप का मेंबर जा रहा है और वो क्वारी लंबा राउट करके वो एक्सपीरियंस से सीखे, तो कुछ गाइडेंस अगर मिल जाए। गाइडेंस मैं अभी थोड़ी बहुत दे देता हूँ, वो 100% नहीं होगी क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स रूट दोबारा चेक करने होंगे। लेकिन जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है वो ये है कि ओरेगॉन बोर्ड जो है, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपने आईकैप की तो आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो आपका बैचलर्स और मास्टर्स है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे स्टेट्स जो है ना वो आपकी आईकैप को ट्रेनिंग कंसिडर करते हैं और वो कहते हैं कि हमें 5 years की यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए। सही। बेसिकली मीनिंग के बीकॉम अगर आपने किया है तो वो 2 साल का हो गया, और एमए इकोनॉमिक्स 2 साल का हो गया, और अगर आप फाउंडेशन और इंटरमीडिएट अपना जो है ना आईकैप वाला वो रिकग्नाइज करवा लें, जो कि उन्होंने मेरा कर लिया था। अब आई एम नॉट श्योर करंटली उनका क्या चल रहा है, लेकिन मेरे जब मैंने सिर्फ बीकॉम किया हुआ था, मैंने मास्टर्स नहीं किया हुआ था, तो मैंने बीकॉम और अपनी आईकैप की जो क्वालिफिकेशन थी उसकी बेसिस पे 150 क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट है उनकी। बेसिकली 30 क्रेडिट आवर्स इज 1 year ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एग्जाम्स लेने के लिए 120 आवर्स चाहिए ओरेगॉन बोर्ड को, यानी कि 4 years ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, और लाइसेंस के लिए 5 years ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन चाहिए। अब एटलीस्ट अगर आपने बीकॉम किया हुआ है और आपने आईकैप की आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आपका काफी ज्यादा चांस है कि आप ओरेगॉन बोर्ड में और अलास्का बोर्ड में, ये 2 जो बोर्ड्स हैं, एज फार एज आई रिमेम्बर इन 2018-2019 जब मुझे लाइसेंस मिला, फाइनली मुझे 5 साल लगे लाइसेंस लेने में। एग्जाम्स जो थे वो 1.5 years में क्लियर हो गए थे, और उसके बाद 5 years लगे मुझे सिर्फ लाइसेंस लेने में, क्योंकि उसमें एक और इशू ये आता है कि यूएस में काफी सारे स्टेट्स में वो कहते हैं या तो आप रेजिडेंट हो, या आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, या आप सिटीजन हो। तो ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो कुछ ही स्टेट्स बचते हैं जिनके पास आप जा सकते हैं लाइसेंस लेने के लिए। तो उसमें फिर आपको देखना होता है कि भाई आपको कौन रिकग्नाइज कर रहा है। तो एक जमाने में कोलोराडो वाज द प्लेस टू गो फॉर मोस्ट इंडियंस एंड पाकिस्तानीज, और मैंने भी यही किया। मुझे एडवाइस इंडियंस की तरफ से किया गया हैलिबर्टन में कि कोलोराडो जो बोर्ड है वो बेस्ट है, लेकिन एग्जाम्स तक तो वो सही चले मेरे साथ। जब मैंने एग्जाम्स क्लियर करके उनसे कहा कि मुझे लाइसेंस चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम अब आईकैप, उस वक्त वो करते थे जब मैंने एग्जाम्स दिया, आईकैप एजुकेशन को रिकग्नाइज कर देते एज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लेकिन जब मैं लाइसेंस लेने गया उन्होंने कहा हमने अपने रूल्स चेंज कर दिए। तो अभी फिलहाल मैं कहूंगा ओरेगॉन बोर्ड और अलास्का बोर्ड। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने अगर सीपीए शुरू करना है तो आप जो है वो NIES, ये नासबा की इवेलुएशन सर्विस होती है, उससे अपनी इवेलुएशन करा लें,
और वो आपको 3 बोर्ड्स का जो है ना वो दे देते हैं कि भाई आपके ये सूटेबल बोर्ड्स हैं आपके लिए 3, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। अच्छा, अभी मारिज ने कमेंट किया है कि मारिज अभी यूएस में बैठा हुआ है, तो उसका कहना ये है कि अभी न्यू रेगुलेशन के लिहाज से वो आईकैप के मेंबर्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे, मतलब ऑल टुगेदर दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग, कोई स्टेट रिकॉग्नाइज। ये मेरे साथ एग्जैक्टली सेम थिंग हुई कि जब मैंने एग्जाम्स लिए तो वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे कोलोराडो वाले, क्योंकि ये हर स्टेट डिफरेंट है। अब आई एम नॉट श्योर कि अब सारे स्टेट्स ने अगर सेम चीज कर ली है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने अपना लाइसेंस लिया है 2019 में। ओके। तो उस वक्त तक ओरेगॉन बोर्ड और अलास्का बोर्ड रिकॉग्नाइज कर रहा था। ओके। अच्छा, तो अगर अच्छा जैसे मैंने एमएससी किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन से, यानी यूके से, तो क्या मैं मतलब आई कैन डायरेक्टली, और या मैं आईकैप को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उस पे ही फोकस करूं? तो आपका एमएससी कितने इयर्स का है? 2-3? 2 साल। और 2 साल बीकॉम है। हाँ। So, आप एग्जाम्स तो सीधे जाके दे दें, ठीक है? एग्जाम लेकिन एग्जाम्स के साथ इज सेम लाइक आईकैप। आई वुड से कि आपने ये समझ लें कि आईकैप में आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं, लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप अपने साथ सीए नहीं लिख सकते बेसिकली ना, जब तक आप ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट ना करें इस तरह की। तो सेम विद सीपीए कि आपने एग्जाम्स अगर क्लियर कर लिए तो आप सीपीए फिर भी नहीं लिख सकते अपने नाम के साथ। ओके। वो जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। और उसमें फिर आपको ऑफ कोर्स कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन की जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, एवरी 2 इयर्स में आपको 80 आवर्स करने होते हैं, तो वो आपको अपनी मेंटेन रखना होता है लाइसेंस। सही। हाँ, वो तो प्रोफेशनल बॉडी के साथ ये है। तो वो जरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। जो इनका सीपीई रिक्वायरमेंट है वो आपको जो है वो आई वुड से अराउंड $300-400 तो आपको कम से कम भी जो है ना वो लगाने होते हैं इनके आवर्स कंप्लीट करने के लिए। इनकी अपनी सोर्सेज होती हैं या कोई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट? रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन है। तो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ CPE 24/7। उसके जरा कोर्सेज जल्दी हो जाते हैं, तो मैं वो यूज कर लेता हूँ। ठीक है। तो हर 2 साल बाद आपको रिन्यू कराना होता है अपना लाइसेंस। सही। तो हमारे आई एम नॉट श्योर, मुझसे बल्कि काफी लोग जो हैं वो ये पता करते हैं सीपीए का। मेरी अभी जो मतलब 4-5 साल पहले तक तो मैं सीपीए से जो है वो काफी इन था, क्योंकि मुझे खुद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था और इधर उधर पता कर रहा था चीजें। अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, लेकिन एक उन्होंने लीनियंसी ये की है कि उन्होंने 150 आवर्स को 120 आवर्स कर दिया है फॉर टेकिंग एग्जाम्स एटलीस्ट इन ओरेगॉन बोर्ड। ये मैंने सुना है। तो अगर आपकी 4 साल की यूनिवर्सिटी एजुकेशन है तो आप जो हैं वो एग्जाम्स दे सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन मेन थिंग है कि आप लाइसेंस लें, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसने हमारे जब मजीद ऐड कर रहा है इसके अंदर कि 90% स्टेट जो हैं उसके अंदर 120 क्लास आवर्स जो हैं आपको चाहिए होते हैं। और एग्जाम्स के लिए या लाइसेंस के लिए? एग्जाम्स के लिए। हाँ, एग्जाम्स के लिए हमारे। हाँ। और सिर्फ अलास्का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि अलास्का एक वाहिद स्टेट है जो कि आईकैप को रिकॉग्नाइज कर रही है अभी। अच्छा, मेरे तो उसने 2021 तक वो भी रिकॉग्नाइज कर रही थी, उसके बाद वो भी नहीं कर रही। इसका मतलब कौन? अलास्का वाज द लास्ट स्टेट जो रिकॉग्नाइज कर रही थी 2021 में, उसके बाद वो भी नहीं कर रही है। सही है, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था 2018 और 2019 में तो ओरेगॉन और अलास्का थे जो मुझे नासबा ने बताए थे बोर्ड्स ना। तो अगर आप अलास्का भी नहीं कर रहा तो फिर मोस्ट लाइकली ओरेगॉन भी नहीं कर रहा हो शायद। तो फिर उसके लिए आप जो है वो बीकॉम, MA इकोनॉमिक्स, MCOM, ये आप कुछ जो है ना वो करें।